हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 7। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ये वर्ड सीखेंगे। सबसे पहले एम्प्रेसारियो, एम्प्रेसारियो। फिर एक शब्द होता है टू फैंसी वन सेल्फ। इसका हम मीनिंग देखेंगे क्या होता है। किसी चीज को अगर आप फैंसी करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। टू फैंसी वन सेल्फ। कॉन्ग्रीगेशन, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट। आर्क एनिमी, जो एक रूट होता है, वर्ड रूट आर्च, तो इसको कैसे यूज करते हैं? ARCH, आर्क या आर्च। वेंडेटा, प्रॉपर्टी, रेकॉन्साइल या स्मदर। तो ये हैं आपके आज के वर्ड्स, और फिर हम बाद में हर बार की तरह टेस्ट भी लेंगे। चलिए सबसे पहले शब्द पे आते हैं। सबसे पहला शब्द है एम्प्रेसारियो। क्या होता है एम्प्रेसारियो? एम्प्रेसारियो मतलब होता है किसी चीज का संयोजक या प्रस्तुतकर्ता। आप इमेजिन करिए कि कोई सिंगर है, मान लीजिए अरिजीत सिंह या सोनू निगम। आप अगर उनके किसी कॉन्सर्ट में जाएंगे, कहीं पे अगर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप वहाँ पे अगर जाएंगे तो स्टेज पे सिंगर गा रहा होगा, ठीक है, खड़ा होके, और भीड़ बैठी होगी। लेकिन कोई तो व्यक्ति होगा जिसने ये सारा प्रबंधन किया होगा, कोई तो ऑर्गेनाइजर होगा, कोई तो इस कॉन्सर्ट कंपनी का मालिक होगा, कोई तो मैनेजर होगा, राइट? तो वो सारे लोग मिलके सोनू निगम या अरिजीत सिंह को एनेबल कर रहे हैं कि वो अपना परफॉर्मेंस बिना किसी तकलीफ के दे सकें। तो सोनू निगम को कुछ नहीं सोचना, क्योंकि सोचने वाले लोग हैं, प्रबंधन करने वाले लोग हैं, उन्हें बोलते हैं एम्प्रेसारियो। अब एम्प्रेसारियो जो होता है ये संयोजक होता है या प्रस्तुतकर्ता होता है, ठीक है। ये पर्सन क्या करता है? ऑर्गेनाइज करता है कॉन्सर्ट्स को, प्लेज को, नाट्य को या ओपेराज को। तो इसके समानार्थी शब्द क्या हो गए? ऑर्गेनाइजर, जो ऑर्गेनाइज करे, आयोजक, आयोजक, जो भी आयोजक है, मैनेजर यानी प्रबंधक, प्रबंधक हो सकता है, कंट्रोलर हो सकता है, कंट्रोलर बोल सकते हैं उसे, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ देख रहा है। डायरेक्टर, डायरेक्टर भी बोल सकते हैं, हाँ वो निदेशक है, सारा उसका जो मैनेजर है, सारा जो इसके अंडर है, डायरेक्टर के अंडर है, सब कुछ डायरेक्टर को देखना है। कंडक्टर, अब यहाँ पे ये कंडक्टर का मतलब वो नहीं है कंडक्टर जो मेटल कंडक्टर होता है फिजिक्स में, उसकी बात नहीं हो रही, जिसमें से करंट पास होता है, उसकी बात नहीं हो रही। ना यहाँ पे रेलवे या बस कंडक्टर की बात हो रही, कंडक्टर, ना यहाँ पे म्यूजिक वाले कंडक्टर की बात हो रही है, जहाँ आपने देखा होगा 10-15 लोग बैठ के जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और एक व्यक्ति सामने खड़ा होकर उन्हें निर्देश दे रहा होता है हाथ हिला के कि अब कम, सुर को कम करो, ज्यादा करो, वो भी कंडक्टर बोलते हैं उसे भी। या प्रोमोटर, मालिक, जो मालिक होता है या डायरेक्टर होता है। तो समझ गए किस सेंस में यूज होता है एम्प्रेसारियो? संयोजक या प्रस्तुतकर्ता, जो अपनी ड्यूटी का निर्वाह करे, जो ये चीज करवाए, संचालक हो, जो मार्गदर्शक हो, जो, ठीक है, या मालिक भी बोल सकते हो, कई बार कई केसेस में मालिक के रूप में भी यूज होता है। जो संगठक हो, जो पूरा संगठन देखे, संगठन का काम देखे, जो प्रबंध करने वाला हो यानी प्रबंधक हो, तो उसको बोलते हैं एम्प्रेसारियो। जैसे ही फैंसीड हिमसेल्फ एज समथिंग ऑफ एन एम्प्रेसारियो एंड ही हैड सम एक्सपीरियंस नेगोशिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद बॉलीवुड स्टूडियोज। ही फैंसीड हिमसेल्फ का मतलब है वो अपने आप को इस रूप में देखना चाहता था। किस रूप में? एज समथिंग ऑफ एन एम्प्रेसारियो, यानी कुछ एक एम्प्रेसारियो की तरह, एक ऑर्गेनाइजर की तरह, एक मैनेजर की तरह, यानी वो एक आयोजक बनना चाहता था। और उसने क्या किया? एक्सपीरियंस लेना, अनुभव लेना शुरू किया। उसने कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बॉलीवुड के सिंगर्स के साथ, वो नेगोशिएट करने शुरू करे, ठीक है, बॉलीवुड स्टूडियो के साथ। तो वो एम्प्रेसारियो बनना चाहता था। It is told of him that in the early years of his career, he sang so badly and out of tune that no impresario would bother to work with him. ऐसा कहा जाता है उसके बारे में, it is told of him, उसके बारे में कहा जाता है। आप ये भी बोल सकते हो it is told about him, कि उसके कैरियर के शुरुआती दिनों में, in the early years of his career, वो इतना बुरा गाता था। he sang so badly and out of tune, यानी बिल्कुल सुर में नहीं गाता था, बिल्कुल out of tune, बिल्कुल लयबद्ध नहीं था, ठीक है, कि कोई भी एम्प्रेसारियो, कोई भी आयोजक उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। नो एम्प्रेसारियो वुड बॉदर टू वर्क विद हिम। तो एम्प्रेसारियो मतलब आयोजक।
अब मैंने यहाँ पे, आपने ध्यान दिया, मैंने वर्ड यूज किया ही फैंसिड हिमसेल्फ। तो फैंसी हिमसेल्फ का क्या मतलब होता है? सो अगर आप अपने आप को फैंसी करते हैं तो आप अपने आप को कुछ पर्टिकुलर, कुछ विशेष काम करते हुए देखना चाहते हैं, या कुछ अपने आप को विशेष बनते हुए देखना चाहते हैं, तब आप उसको फैंसी करते हैं। वरना आप बोलेंगे आई डोंट फैंसी माई सेल्फ, आई डोंट फैंसी माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा गया, आप मान लो कक्षा 8 में हो और आपकी टीचर ने पूछा क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? टीचर आपसे क्या पूछेगी? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? डू यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर? अब या तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं नो आई डू नॉट वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, नहीं मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता। लेकिन एक और अच्छा तरीका कहने का क्या है? आई डोंट फैंसी माई सेल्फ, आई डोंट फैंसी माई सेल्फ बीइंग अ डॉक्टर। मैं अपने आप को एक डॉक्टर की तरह नहीं देखता। आई डोंट फैंसी माई सेल्फ। अब यहां पे सेंटेंस देखिए, आई डोंट फैंसी माई सेल्फ वियरिंग अ टाई। अगर आपको टाई पसंद नहीं है और किसी ने पूछा भाई आप टाई पहनोगे, तो आप कहिए आई डोंट फैंसी माई सेल्फ वियरिंग अ टाई, यानी मैं अपने आप को टाई पहने हुए नहीं देखना चाहता। When मिथाली राज was young, she fancied herself playing cricket for her country. जब मिथाली राज यंग थी, युवा थी, छोटी थी उम्र में, तब वो अपने आप को फैंसी करती थी कि वो एक दिन क्रिकेट खेलेगी देश के लिए, और यही हुआ, उसने खेला, 20 साल खेला। सो शी फैंसीड herself playing cricket for her country. सो माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर हैं, बट आई डोंट फैंसी माई सेल्फ प्रैक्टिसिंग इन अ क्लिनिक। लेकिन मैं अपने आप को एक क्लिनिक में प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखता। मान लीजिए आपसे कोई पूछे भाई आप क्या बनना चाहते हैं, वेल आई फैंसी माई सेल्फ बीइंग अ लॉयर, आई फैंसी माई सेल्फ आर्ग्यूइंग विद द जजेस इन अ कोर्ट। मैं अपने आप को जजेस के साथ आर्ग्यू करते हुए देखना चाहता हूं, एक अदालत में, एक कोर्ट में। तो इसका मतलब होता है टू फैंसी वन सेल्फ, टू फैंसी, FANCY, वन सेल्फ। तो अगर आप किसी चीज को फैंसी करते हैं तो या तो आप वो बनना चाहते हैं या अपने आप को वो चीज करते हुए देखना चाहते हैं। अब यहां पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, सो यू फैंसी योर सेल्फ एज द बॉस समडे। क्या आप अपने आप को इस कंपनी का बॉस देखते हैं किसी दिन? तो आप कह दीजिए नो सॉरी, आई सी माई सेल्फ डिफरेंटली। मैं अपने आप को थोड़ा अलग देखता हूं, यानी मैं ये नहीं देखता जो आप कह रहे हो कि मैं बॉस बनना नहीं चाहता। तो ये बहुत अच्छा शब्द है, फैंसी योर सेल्फ। अब बात करते हैं कॉन्ग्रीगेशन। देखो कॉन्ग्रीगेशन के दो मतलब होते हैं और दोनों मिलते जुलते हैं। एक तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है जब धार्मिक किसी पर्पज के लिए भीड़ इकट्ठी होती है, जैसे किसी चर्च में, किसी गिरजाघर में, या गुरुद्वारे में, या मंदिर में, या मस्जिद में, जब लोग धर्म की वजह से मिलते हैं, यानी कि समागम, धार्मिक समागम होता है, धार्मिक सभा, ठीक है। जब लोगों का संचय होता है एक जगह पे, एक सभा होती है लोगों की, जमघट होता है जब लोगों का एक जगह पे, तो उसे बोलेंगे कॉन्ग्रीगेशन। जनरली ये वर्ड रिलीजियस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, जन समूह। लेकिन एक नॉर्मल कोई चीज की गैदरिंग, उसको भी कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं, और दोनों सेंस में बहुत ज्यादा यूज होता है कॉन्ग्रीगेशन। जैसे जब लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह, आप क्या बोलते हैं? गैदरिंग, गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी लोग इकट्ठे हो गए एक जगह, लोगों की असेंबली एक जगह पे। फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का समूह, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप। स्वॉर्म, स्वॉर्म ऑफ डक्स, बत्तकों का झुंड, यानी स्वॉर्म। झुंड के लिए अलग अलग शब्द हैं, फ्लॉक बोल सकते हो, स्वॉर्म बोल सकते हो, बेवी बोल सकते हो, हर्ड बोल सकते हो। अब मान लो मवेशी हैं, कैटल है, गाय वगैरह है, क्या बोलोगे? अ हर्ड ऑफ कैटल। वहां ये नहीं बोलोगे कैटल की गैदरिंग हो रही है, गैदरिंग नहीं हो रही, कैटल की सभा नहीं हो रही, कैटल की हर्ड, अ हर्ड ऑफ कैटल। पैक, पैक ऑफ कार्ड्स, बहुत सारे ताश के पत्ते हैं, क्या बोलोगे? अ पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्तों का झुंड। ग्रुप, क्राउड, भीड़, राइट, भीड़, भीड़ का होना, जमघट होना, मेला होना। थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग मतलब मेला, जमघट, और थ्रॉन्ग को वर्ब की तरफ यूज किया जाता है। सो आप बोल सकते हो पीपल थ्रॉन्ग्ड इन द फेस्टिवल, लोग मेले में थ्रॉन्ग करने लगे, यानी क्रिया की तरह इस्तेमाल हो रहा है।
तो थ्रॉन्ग मतलब इकट्ठा होना, जमघट हो करना, समूह। रैली। कॉन्वोकेशन वैसे दीक्षांत समारोह को भी बोलते हैं। जो कॉलेज का दीक्षांत समारोह होते हैं, कॉन्वोकेशन सेरेमनी, जब डिग्री मिलती है लोग इकट्ठा होते हैं, गेट टुगेदर। और बहुत, अगर नॉर्मल वे में बोलना हो समाज में, गेट टुगेदर करते हैं, कुछ लोग मिलते हैं आपस में, गेट टुगेदर। ठीक है, कांग्रीगेशन मतलब समूह, धार्मिक चीजों के लिए भी होता है और नॉर्मल भी होता है। और इसका उल्टा क्या होगा? अब या तो भीड़ इकट्ठी होगी, एकत्रित होगी, या भीड़ का विसर्जन हो जाएगा, यानी डिस्पर्शन हो जाएगा, डिस्पर्शन ऑफ क्राउड। जब भीड़ इकट्ठी होने लगी तो खतरा बढ़ने लगा, तो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने कहा क्राउड का डिस्पर्शन स्टार्ट कीजिए, क्राउड को डिस्पर्स कीजिए, लेट अस डिस्पर्स। जज बोलता है मुकदमा जो है वो निपट गया, अब हम सब चलते हैं, लेट्स डिस्पर्स। असेंबली के बाद स्कूल में बोला जाता है लेट अस डिस्पर्स, अब हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, अब हम छिन्न भिन्न हो जाते हैं, अब हम फैल जाते हैं, अब हम बिखर जाते हैं, बिखराव, एकत्रित नहीं, बिखराव, राइट। सिक्लूजन, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। सिक्लूजन मतलब एकदम अलग हो जाना, एकदम एकांत, अकेलापन, झुंड से अलग। सॉलिट्यूड यानी कि एकांत, बिल्कुल अलग हो जाना, तो उसको बोलते हैं इसके उल्टे शब्द, यानी डिस्पर्शन, सिक्लूजन या सॉलिट्यूड। तो या तो भीड़ इकट्ठी होगी या डिस्पर्स होगी, या एक व्यक्ति सिक्लूड हो जाएगा, सिक्लूजन में चला जाएगा, सॉलिट्यूड में चला जाएगा, एकांत में चला जाएगा। तो बहुत अच्छा शब्द है कांग्रीगेशन, इसका इस्तेमाल आप अक्सर कर सकते हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एक बात बस याद रखिए, कांग्रीगेशन जो शब्द है ये किसी जिंदा चीज के लिए यूज करना, ठीक है, जिंदा चीज के लिए। आप ये नहीं बोल सकते अ कांग्रीगेशन ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रश्नों का समूह, नहीं, गलत है। अ कांग्रीगेशन ऑफ क्वेश्चंस नहीं होगा। कभी आप ये बोलते हो ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस, बिल्कुल गलत है। ग्रुप किसका होता है? ग्रुप तो सिर्फ जीवित चीज का होता है, मानव का होता है, तो आप कभी ये नहीं बोल सकते। वो बोलना है तो बोलिए कलेक्शन। क्वेश्चंस की क्या होती है? कलेक्शन, कलेक्ट करिए, राइट। सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के लिए जो भी चाहिए उसे क्या करिए? कलेक्ट करिए। कई बार एक्यूमुलेट शब्द का इस्तेमाल भी होता है, एक्यूमुलेट करिए, इकट्ठा करिए, एक्यूमुलेट। पर कभी ये मत बोलना लोगों को एक्यूमुलेट कर रहा हूं, नहीं, लोगों को क्या कर रहा हूं? गैदर, लोगों को गैदर कर रहा हूं। तो जनरली इनका इस्तेमाल हम करते हैं जीवित चीजों के लिए या फिलोसॉफिकल चीजों के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने पुराने टीचर, क्योंकि मेरे पुराने टीचर क्या थे? बहुत सख्त थे, स्ट्रिक्ट थे, उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी करेज, अपने साहस को गैदर कर रहा हूं, यानी अपने करेज को इकट्ठा कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू गैदर माई करेज, मैं अपने साहस को एकत्रित कर रहा हूं कि उनको जाके उनसे मिल सकूं, उनके चरण छू सकूं। तो गैदर शब्द का इस्तेमाल करेज वगैरह के लिए भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ मोमेंट ऑफ कंप्लीट साइलेंस एज इफ द एंटायर कॉन्ग्रीगेशन वॉज होल्डिंग इट्स ब्रेथ। बहुत सारे लोग थे, जन समूह था पूरा, लेकिन अचानक एक साथ एक मोमेंट ऐसा आया, एक समय ऐसा आया जब लगातार कंप्लीट साइलेंस हो गई, वहां पे एकदम शांति। ऐसा लगा जैसे पूरे के पूरे जन समूह की सांसें अटकी हो। सांसें अटकना मतलब टू होल्ड योर ब्रेथ, होल्ड योर ब्रेथ मतलब एकदम शांत हो जाना, कुछ ना बोलना, जैसे आपने अपनी सांस रोक ली। अब तो जब वहां कंप्लीट साइलेंस हो गई तो ऐसा लगा कि पूरे कांग्रीगेशन ने की सांस अटक गई। अ गाय कॉल्ड अप एंड इनसाइड ऑफ अ मिनट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम एज अ मेंबर ऑफ माय कांग्रीगेशन। एक लड़के का मुझे फोन आया और 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी इनसाइड ऑफ अ मिनट, मैं पहचान गया या मैं पहचान गई कि वो मेरे कांग्रीगेशन का ही हिस्सा था, मेरे ही समूह का हिस्सा था, मेरे ही ग्रुप का हिस्सा था, शायद मेरी कंपनी का था, मेरे ही ग्रुप का था, मेरी ही कांग्रीगेशन का था। 1 ही मिनट में मैं पहचान गई जब उसने कॉल किया। तो आई होप कांग्रीगेशन का इस्तेमाल आप बहुत ज्यादा करेंगे। अगला शब्द है इम्पर्टिनेंट। इम्पर्टिनेंट मतलब होता है अनुचित या गुस्ताख। दो सेंस में यूज होता है। देखो, एक तो ये यूज होता है, जो ज्यादा यूज होता है इम्पर्टिनेंट, और वो होता है जो चीज वहां पे फिट ना बैठ रही हो, ठीक है, इम्पर्टिनेंट। वो उसका वहां कोई काम ही नहीं है, वो वहां नॉन एप्लीकेबल है।
मान लो आप ट्रांसजेंडर नहीं हो, ठीक है, आप एक नॉर्मल व्यक्ति हो, यानी कि आप या तो मेल हो या फीमेल हो, आप ट्रांसजेंडर नहीं हो। अब कोई सभा है ट्रांसजेंडर की, जो जहाँ पे सिर्फ ट्रांसजेंडर जा सकते हैं, तो कोई अगर आपसे पूछता है क्या आप इस सभा में जाना चाहोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? आप ये थोड़ी कहोगे नहीं मुझे नहीं जाना, या मैं एप्लीकेबल नहीं है मेरे ऊपर, ये मेरे लिए नहीं है ये। तो ये सवाल कैसा है मेरे से पूछना? इम्पर्टिनेंट। क्यों पूछ रहे हो भाई? मैं क्या ट्रांसजेंडर हूं मुझसे पूछा जा रहा है जो? हाँ, मैं ट्रांसजेंडर होता तो आप मुझसे पूछते, मैं किन्नर समुदाय से होता तो आप मुझसे पूछते। यानी ये क्वेश्चन कैसा है? इम्पर्टिनेंट। इसमें सोच विचार नहीं किया आपने, ये तो गुस्ताखी कर दी आपने, राइट? ये तो शिष्टाचार नहीं है। तो पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? जो जहां ठीक लगे पूछना, जो जहां ठीक लगे बिहेवियर, हम्बल होना, विनम्र होना, रेस्पेक्टफुल होना, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना, डिसेंट, बहुत ही शरीफ होना, जीनियल, फ्रेंडली होना, एफेबल होना, कॉर्डियल होना, किसी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, कॉर्डियल, एमिएबल होना, फ्रेंडली होना, राइट? या एफेबल, एफेबल मतलब भी फ्रेंडली, सखा, मित्र, सौहार्द होना, प्यार मोहब्बत होना आपस में, तो उसको भी बोलते हैं पर्टिनेंट। और एक पर्टिनेंट होता है जो चीज जहां पे एप्लीकेबल होती है, जो चीज जहां पे उपयुक्त होती है, और इनएप्लीकेबल मतलब अनुपयुक्त, जिसका जो काम नहीं है वहां पे, अनुपयुक्त। इन एपोजिट, एपोजिट मतलब वहां पे उस चीज का काम होना, इन एपोजिट मतलब वहां पे है ही नहीं वो चीज काम की, तर्क संगति नहीं है, इरेशनल यानी तार्किक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, उपयुक्त नहीं है, इनएप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त होना, इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुपयुक्त, इनएप्लीकेबल, पर्टिनेंट नहीं है, इनपर्टिनेंट। तो इम्पर्टिनेंट का मतलब क्या होता है? इनएप्लीकेबल, इनएपोजिट, इनएप्रोप्रिएट, इरेशनल, तार्किक नहीं है, तर्क संगत नहीं है। और दूसरा मीनिंग क्या होता है इम्पर्टिनेंट का? कोई गुस्ताख व्यक्ति, एरोगेंट, अहंकारी, रूड, बदतमीज, बद तहजीब, बोलने की अकल ना होना, उपद्रवी होना, असभ्य, अशिष्ट होना, राइट? गंवारू व्यवहार करना, एक जाहिल जैसा व्यवहार करना, अशिक्षित व्यक्ति जैसा व्यवहार करना, राइट? इम्पोलाइट, बोलने की तमीज ना होना, विनम्रता ना होना, पोलाइटनेस नहीं होना, इल मैनर्ड, असभ्य होना, डिसकर्टियस, जिसमें कर्टसी ना हो, कर्टसी मतलब तमीज ना हो, तो उस व्यक्ति को भी बोलेंगे इम्पर्टिनेंट। तो इम्पर्टिनेंट के दो मीनिंग हमने क्या देखे? एक तो अशिष्ट, असभ्य, अहंकारी व्यक्ति, और दूसरा अनुपयुक्त, जिस चीज का जो जहां काम ही नहीं है, राइट? अब यहां पे देखिए एग्जांपल, while she never intended her remark to be impertinent, she found that a lot of people had been offended by what she said. कोई लड़की थी, उसने कुछ कमेंट मारा, ठीक है, उसने कुछ कमेंट मारा, कुछ रिमार्क दिया, उसने कुछ रिमार्क दिया, और उसका मतलब नहीं था, उसने कभी, उसकी इंटेंशन नहीं थी। जब किसी की इंटेंशन नहीं होती तो इंटेंशन से बना इंटेंडेड, यानी उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो अपने पूरे होश हवास में ऐसा नहीं चाहती थी कि किसी की इंसल्ट हो या कोई बुरा मान जाए, कोई ऑफेंड हो जाए। तो उसका जो रिमार्क था, उसकी इंटेंशन नहीं थी कि इम्पर्टिनेंट हो, लेकिन बाद में उसे पता चला, शी फाउंड दैट बहुत सारे लोग बुरा मान गए थे जो उसने कहा। उसका इंटेंशन नहीं था, शी नेवर इंटेंडेड इट, इट वॉज नॉट डेलिब्रेट, जानबूझकर उसने नहीं किया, उसका इंटेंशन नहीं था, वो डेलिब्रेट नहीं था, लेकिन फिर भी लोग बुरा मान गए, उसे पता चला, यानी कुछ तो उसकी गलती रही होगी, ना चाहते हुए भी लोग बुरा मान गए, लोगों ने इंसल्टेड फील किया, लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी निंदा हुई। My father wanted me not to be so impertinent as to interrupt my grandmother when she used to tell me the stories, no matter how often I had heard them. Beautiful sentence का क्या मतलब है? मेरे जो पापा थे, मेरे जो फादर हैं, वो ये चाहते थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि भाई अगर आपकी दादी माँ, अगर आपकी ग्रैंड मदर आपको कहानियां सुनाए, तो आपने कितनी भी बार पहले क्यों ना सुनी हो, आप उनके साथ इम्पर्टिनेंट मत होना, यानी रूड मत होना, आप उनके साथ इम्पर्टिनेंट मत होना, उनको इंटरप्ट मत करना, यानी आपकी ग्रैंड मदर जब सुनाए तो उनको बीच में रोक टोक मत करना, उनके साथ शिष्ट व्यवहार करना, चाहे आपने वो कहानी कितनी भी बार सुनी क्यों ना हो, ठीक है ना? तो अपनी ग्रैंड मदर के साथ एकदम सभ्य रहना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो कहानी कितनी बार पहले सुनी है। तो मेरे फादर ने मुझे ये हिदायत दी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम इम्पर्टिनेंट ना हो अपनी ग्रैंड मदर के साथ,
इंटरप्ट मत करना, क्योंकि किसी को कई बार इंटरप्ट करना बीच में बोलने जब वो बोलेगा, आप अगर उसे इंटरप्ट करते हो तो वो अशिष्ट माना जाता है। खास तौर पे तब जब वो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, जब वो व्यक्ति आपसे उम्र में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है। अब आते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्च। देखो ये जो वर्ड है ना आर्च, आर्च का मतलब होता है मेन, मुख्य, और मुख्य के लिए एक वर्ड और होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब, अब स्कूल में जो सबसे मुख्य व्यक्ति होता है हम उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, PAL वाला, PLE नहीं, PAL, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल जो है वो मुख्य, यानी कि प्रिंसिपल चीज। आपके पास अगर 10 फोन नंबर है, मैं कहूंगा आपका प्रिंसिपल नंबर कौन सा है, मेन नंबर, मुख्य नंबर कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो बताइए। तो आर्क का मतलब होता है मुख्य, ये वर्ड रूट है ये। अब आर्क एनिमी मतलब आपका सबसे मुख्य एनिमी। तो एनिमी मतलब दुश्मन, तो आर्च एनिमी कैसा होगा? सबसे कट्टर दुश्मन, सबसे कट्टर, जो आपके प्रति सबसे ज्यादा नफरत आपको करता हो, हेट्रेड, मोस्ट हेट्रेड या हॉस्टिलिटी रखता हो, घृणा का भाव रखता हो, जिसकी आंख में आप चुभते हो, राइट? आपका एडवर्सरी, आपका विरोधी। याद है 2 शब्द, एक एडवोकेट और एक एडवर्सरी, एकदम उल्टे हैं। एडवोकेट मतलब जो आपको सपोर्ट करेगा, जैसे वकील आपको सपोर्ट करता है ना अदालत में, क्या बोलते हो? एडवोकेट। और एडवर्सरी मतलब विरोधी। राइवल, आपका राइवल है, विरोधी है। कॉम्बेटेंट, जो आपके साथ कॉम्बैट कर रहा है, एक तरह से युद्ध कर रहा है। शास्त्रार्थ कर रहा है, शास्त्रार्थ मतलब जब 2 ज्ञानी व्यक्ति आपस में दिखाते थे कि किसको ज्यादा ज्ञान है, तो उनमें उनको शास्त्रार्थ करते हुए कहा जाता था कि वो तो शास्त्रार्थ कर रहे हैं, वो तो एक दूसरे के राइवल हो गए हैं, एडवर्सरी हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और उल्टा क्या हो गया? कमराडरी। कैमराडरी मतलब सौहार्द, मैत्री, घनिष्ठता, मित्रता, एकदम उल्टा। यानी एक या तो आपकी एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब कट्टरता होगी, विरोधाभास होगा, विरोध होगा, या कमराडरी, सौहार्द होगा, घनिष्ठता होगी, वो आपका सखा होगा, दोस्ती होगी, राइट? दोस्ती होगी। कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप मतलब किसी का साथ होना, कि वो आपके साथ है। तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? एग्री करेगा, कॉर्डियल होगा, एमिएबल होगा, फ्रेंडली होगा, एफेबल होगा, राइट? एफेबल होगा। तो कट्टर दुश्मन यानी आर्च एनिमी। एग्जाम्पल, बैटमैन और जोकर क्या हैं? आर्च एनिमीज हैं, एकदम सबसे कट्टर दुश्मन है जोकर और बैटमैन, डार्क नाइट। द प्राइम मिनिस्टर्स आर्च एनिमी सीम डिटरमिन्ड टू गेट हिम रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस। प्रधानमंत्री का जो मुख्य विरोधी था, कट्टर दुश्मन, उसने पूरा सोच लिया था, पूरा उसने कटिबद्ध और प्रतिबद्ध हो गया था, वो डिटरमिन्ड होना। डिटरमिन्ड मतलब किसी चीज के पीछे लग जाना, एकदम ठान लेना, डिटरमिन्ड हूं एकदम, क्या करूंगा? उस प्रधानमंत्री को ऑफिस से हटा के रहूंगा। ऑफिस से हटाना मतलब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद से हटा के रहूंगा। तो वो एकदम डिटरमिन्ड हो गया था, एकदम प्रतिबद्ध और कटिबद्ध हो गया था कि प्रधानमंत्री को मैं रिमूव करके रहूंगा ऑफिस से। आर्च एनिमी। अब आर्च से देखिए कितने सारे शब्द बन सकते हैं, ये सारे शब्दों में आर्च है, और आपको मजा आ जाएगा इतने सारे शब्द एक ही वीडियो में जब आप सीखेंगे सिर्फ एक वर्ड से, आर्च। आर्च का एक मतलब और भी होता है, एक तो मैंने बता दिया मुख्य यानी चीफ या प्रिंसिपल या मेन, और एक पुराना भी होता है आर्च। अगर आप आर्कियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मतलब पुरातत्व, पुरातत्व विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप स्मारक जो हैं, जो टूटे फूटे स्मारक है उनको पढ़ रहे हैं, पुरानी चीजों को पढ़ रहे हैं, जमीनों में खोद खोद के पुरानी इमारतों के अवशेष निकाल रहे हैं, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम तो नहीं करते, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए काम तो नहीं करते। तो आर्कियोलॉजी से ही तो बना है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। पुरानी चीजें, क्या आपके मैं पुराने दस्तावेज देख सकता हूं? यानी आर्काइव दिखाइए, अपना पुराने दस्तावेज दिखाइए। आर्काइव, आर्क मतलब पुराना, आर्काइव मतलब पुरानी चीज, पुराने दस्तावेज, पुराने डॉक्यूमेंट्स। अब ये जो वोकेबुलरी का वीडियो बना रहा हूं मैं, ये आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगा? मेरा आर्काइव हो जाएगा। मुझे किसी को दिखाना हो मैं कैसा पढ़ाता हूं, मैं क्या कहूंगा? जाइए मेरी वेबसाइट पे, जाइए studyIQ.com पे, वहां पे मेरा पूरा आर्काइव आपको मिल जाएगा, मैंने आज तक क्या क्या करा है, पूरा कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा मेरा, आज तक मैंने क्या क्या करा है, पूरा आर्काइव मिल जाएगा। और दूसरा आर्काइव का, आर्क का मतलब क्या होता है? मुख्य, जो मैंने बताया मुख्य है।
मेरा मुख्य दुश्मन, कट्टर दुश्मन, आर्क। तो अगर मैं कहता हूं हमारा समाज कैसा है, पैट्रियार्कल। पैट्री मतलब क्या होता है, पैट्री वर्ड मतलब पुरुष, पुरुष के लिए आता है। पैटर्नल, पुरुष की तरफ का है तो पैटर्नल, और मदर की तरफ का है तो मैटरनल। अब आपके दादाजी हैं और आपके नाना जी हैं, अब हैं तो दोनों ही आपके, मतलब एक फादर के फादर, एक मदर के फादर। समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? एक आपके पिता के पिता हैं और एक आपकी माता के पिता हैं। अब अंग्रेजी में इनके लिए कोई अलग शब्द नहीं होता, दोनों ही ग्रैंडफादर हैं। तो नाना जी कैसे बोलेंगे आप? नाना जी को क्या बोलेंगे? ये मेरे मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, मेरी माँ की साइड के दादा हैं ये, यानी कि मेरे नाना हैं। तो अगर किसी को बोलेंगे मेरे नाना जी हैं, इंट्रोड्यूस करेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरे ये मैटरनल ग्रैंडफादर हैं, मैटरनल, राइट। तो मेरा मैटरनल अंकल कौन हो गया? मेरा मामा। अंग्रेजी में कोई मामा के लिए अलग शब्द नहीं है, सब अंकल हैं, सब ताऊ वाऊ सब अंकल। अंग्रेजी में बस एक ही वर्ड होता है अंकल, बस। अब वो आपको मॉडिफाई करना पड़ता है उसको। अब यहां देखिए, पैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, पैटर्नल, पैटर्नल मतलब पिता, मैटरनल मतलब माता। अब पैट्रियार्कल समाज है हमारा, यानी पुरुष प्रधान समाज है, पितृ सत्तात्मक समाज है। यहां तो पिता की सत्ता चलती है, यहां तो पुरुषों का राज चलता है, पुरुष प्रधान पैट्रियार्कल। यानी पैट्रियार्की से बचो। पैट्रियार्की मतलब एक परिवार में ये सोच कि यहां तो जो पुरुष हैं वो महिलाओं से ऊपर है, इस सोच को बोलते हैं पैट्रियार्की। और मैट्रियार्कल मतलब स्त्री प्रधान समाज। भारत में जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है, जैसे बंगाल में होता है, वहां मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मैट्रियार्कल स्त्री प्रधान समाज होता है। लेकिन उत्तर भारत में पैट्रियार्कल समाज होता है। अब ओलिगार्की क्या होता है? ओलिग मतलब क्या होता है? ये ओलिगो वर्ड मतलब क्या होता है? फ्यू, थोड़ा। और आर्क मतलब मुख्य, यानी राजा। अब अगर थोड़े ही लोग मिलकर शासन संभाल रहे हैं पूरे देश का, मतलब क्या है? ओलिगार्की। किसी फील्ड में अगर थोड़े ही बेचने वाले हैं, थोड़े ही दुकानदार हैं, तो क्या है? ओलिगोपोली। जैसे हमारा टेलीकॉम सेक्टर, दूर संचार सेक्टर, आप मोबाइल फोन का कनेक्शन लेना है, कितनी कंपनियां हैं? थोड़ी। रिलायंस है, वोडाफोन है, एयरटेल है, घूम फिर के वो बस 10-15 कंपनियां हैं। यानी बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग जब बेचने वाले होते हैं तो क्या बन गया? ओलिगोपोली। ओलिगो मतलब थोड़ा, ओलिगार्की मतलब जब एक देश पूरा कुछ ही लोग मिलकर उसको पे शासन कर रहे हैं, यानी कुछ ही लोगों में पूरा शासन निहित है, वो है ओलिगार्की। तो ओलिगार्की जनरली ऐसे कंट्रीज में होता है जहां पे कुछ ही अमीर लोग मिलकर शासन करते हैं, ओलिगार्की। अगर शासन हो ही ना, किसी शब्द के आगे एन लग जाए मतलब उल्टा हो जाता है, एन। तो एनार्की मतलब अराजकता, किसी का राज ही नहीं है। आर्क मतलब राज, मुख्य जो हो। एनार्की मतलब अराजकता, अनार्की फैलाई हुई है, अव्यवस्थित सब कुछ, सब अफरा तफरी, कोई राज ही नहीं है, कोई व्यवस्था, कोई प्रबंधन ही नहीं है, एनार्की फैली हुई है। मोनार्क मतलब, मोनो मतलब एक, आर्क मतलब राजा। मोनार्क मतलब रूलर, राजा को मोनार्क भी बोलते हैं। अगर किसी देश पे राजा राज कर रहा है तो मतलब वो क्या है? मोनार्क। मोनार्क मतलब रूलर, राजा। या एक के ऊपर एक व्यक्ति आपने बिठा रखा है, इसका राजा ये, इसका राजा ये, इसका राजा ये, जैसे सरकार में होता है, राइट। क्या होती है वो? हायरार्की, एक के ऊपर एक। सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के ऊपर कोई और, उसके ऊपर एसीपी, उसके ऊपर आईजी, उसके ऊपर डीजीपी। ये क्या है? हायरार्की। एक के ऊपर एक राजा, हायरार्की। लेयर बना रखे हैं आपने सत्ता के। क्लियर? तो आर्क से कितने सारे शब्द मैंने बना के दिखाए आपको, और कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सिंसियरिटी आपको चाहिए। चलिए अगले शब्द पे आते हैं, वेंडेटा। वेंडेटा मतलब, एक फिल्म देखी है वी फॉर वेंडेटा, बहुत महान फिल्म है। वेंडेटा मतलब होता है प्रतिशोध, बदला, रिवेंज। उसने मेरे साथ खराब किया, अब मैं क्या लूंगा? रिवेंज। अब मैं उसे दिखाऊंगा वेंडेटा क्या होता है। रेट्रीब्यूशन, रेट्रीब्यूशन मतलब बदला, पलटवार, पलटवार करना, रिटेलिएट करना। उसने तो धनुष चला दिया, अब मेरी बारी है, मैं रिटेलिएट करूंगा। पे बैक, पे बैक मतलब उल्टा पे करूंगा उसे, यानी उल्टा। उसने एक मुक्का मारा, मैं दो मारूंगा, उसको उल्टा दूंगा, जो उसने दिया सूद समेत वापस करूंगा, पे बैक।
वेंजेंस, अगेन बदला, वेंजेंस, प्रतिशोध की ज्वाला में मैं भड़क रहा हूं। कहते हैं ना सांप और नेवले की लड़ाई। और इसका उल्टा क्या होगा? या तो आप बदला लेंगे या उसको फॉरगिव कर देंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा तो वीर का आभूषण होता है। या तो आप उसे क्षमा कर देंगे, आप उसे माफ कर देंगे, आप शांत हो जाएंगे, पीस, शांति, एग्रीमेंट, या उसके साथ समझौता कर लेंगे, समझौता कर लेंगे उसके साथ आप, राइट। शांत करना, समझौता करना, समाधान करना, बात करके वो कर लेंगे आप, ठीक है। रिकंसाइल कर लेंगे, अभी एक शब्द मैं दिखाऊंगा आपको आगे, रिकंसाइल यानी समझौता कर लेना। तो या तो आप प्रतिशोध करेंगे या क्षमा करेंगे, दो ही काम आप कर सकते हैं। When the singer made fun of his rival in a song, he let everyone know that the vendetta had not been resolved. जब उस गायक ने अपने राइवल का यानी अपने प्रतिस्पर्धी, अपने कॉम्पिटिटर का मजाक उड़ाया एक गाने में, तो सब समझ गए। He let everyone know मतलब एक तरह से उसने सबको बता दिया जानबूझ के कि जो वेंडेटा है दोनों के बीच में वो अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है, वो गया नहीं है कहीं पे, यानी कि दोनों अभी भी शत्रु हैं, दोनों अभी भी एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। ऐसा अक्सर होता है। मान लो एक सिंगर ने किसी दूसरे का मजाक उड़ा दिया, फिर वो दूसरे वाला उस पर पलटवार करेगा, तो वेंडेटा है अभी भी, गई नहीं है। वेंजेंस ले रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब बदला ले रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं, रिवेंज। द किलिंग वॉज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग स्टैंडिंग वेंडेटा ओवर ड्रग ट्रेड प्रॉफिट्स, यानी जो ड्रग का व्यापार करते हैं, अवैध जो ड्रग्स होती हैं उनका व्यापार करते हैं, अवैध व्यापार, तो वो आप देखेंगे गैंग ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, एक गैंग दूसरे को मारता है जिससे ज्यादा से ज्यादा व्यापार उनके हाथ में आ सके। तो जो किलिंग हुई, यानी कि कहीं पे किलिंग हुई होगी, कहीं पे गोलियां बोलियां चली होंगी, लोग मरे होंगे, तो वो किलिंग किस लिए हुई? क्योंकि ड्रग ट्रेड का जो प्रॉफिट था उसको बांटने के लिए बहुत लंबे समय से, लॉन्ग स्टैंडिंग मतलब लंबे समय से वेंडेटा चला आ रहा है। बड़े लंबे समय से एक वो चला आ रहा है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में शत्रुता चली आ रही है, वेंडेटा, प्रतिशोध, दोनों के उसमें, दोनों के बीच में एक प्रतिशोध की भावना है, तो वो चला रहा है। इसकी वजह से क्या हुई? किलिंग हुई। तो वेंडेटा मतलब प्रतिशोध। अब आते हैं अगले शब्द पे जो है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब होता है शिष्टाचार, मर्यादा, उपयुक्तता, वो बिहेवियर, वो आपका व्यवहार जो समाज के दायरे के अंदर होता है, सामाजिक व्यवहार करना, प्रॉपर्टी। नैतिक, नैतिकता को भी बोलते हैं ये, नैतिक जब आप होते हैं, जो सही काम है वो करते हैं। तो इसका समानार्थी शब्द क्या हो गया? डेकोरम। डेकोरम मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन, आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप अनुशासन में रहते हैं, अनुशासनहीन नहीं बनते। एटिकेट्स, एटिकेट मतलब शिष्टाचार, मैनर्स, तमीज, तहजीब, मैनर, कर्टसी। तो प्रॉपर्टी। और इम्प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? बिल्कुल उसका उल्टा। इम्प्रॉपर्टी मतलब इमोरलिटी, आप में मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है, आप में एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है, आप में नैतिकता है ही नहीं, आप तो सिर्फ गलत काम करते हैं। इम्प्रॉपर्टी उल्टा, प्रॉपर्टी का उल्टा इम्प्रॉपर्टी। इनडिसेंसी, आप में तो डिसेंसी नहीं है, कर्टसी नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, असभ्य हैं एकदम आप, कोई तमीज, कोई तहजीब ही नहीं है आपके अंदर। तो प्रॉपर्टी। अब यहां पे देखिए किस सेंस में यूज होता है। अगर मान लो कोई नेता है और वो भ्रष्ट हो, करप्शन में पकड़ा जाए, तो आप क्या कहेंगे? इम्प्रॉपर्टी, नैतिकता ही नहीं थी, करप्ट था एकदम। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट एट सम स्टेज ऑफ लाइफ प्रॉपर्टी मस्ट सुपरसीड कन्वीनियंस। ब्यूटिफुल। ये मुख्य बात है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आना चाहिए जब प्रॉपर्टी मस्ट सुपरसीड कन्वीनियंस। सुपरसीड का मतलब क्या होता है? उसकी जगह लेना। कन्वीनियंस क्या होता है? हमारी सहूलियत, हमारी सहूलियत, कन्वीनियंस, अपने हिसाब से चल रहे हैं, अपनी मर्जी के मालिक हैं, कन्वीनियंस, अपनी सहूलियत देख रहे हैं बस। नहीं, अब ये व्यक्ति देखिए यहाँ पे, ये तो अपनी सहूलियत देख रहा है, ये तो अपनी सहूलियत देख रहा है, इसको किस चीज में अच्छा लग रहा है? अपनी सुविधा देख रहा है, इसको तो जूते ऊपर करके बैठना अच्छा लग रहा है, आराम मिल रहा है। पर क्या ये सभ्य है? क्या ये शिष्ट है? क्या इसमें प्रॉपर्टी है? नहीं है। तो प्रॉपर्टी मस्ट सुपरसीड कन्वीनियंस मतलब प्रॉपर्टी कन्वीनियंस के ऊपर आनी चाहिए, यानी कन्वीनियंस को रिप्लेस कर ले, कन्वीनियंस का स्थान ले ले। हमें ऐसा बनना है कभी ना कभी अपने जीवन में। वाकई में हमें हमें किसको तवज्जो देनी है? हमारे सामने दो ऑप्शन है, एक तो शिष्टाचार और दूसरा कन्वीनियंस यानी हमारी सुविधा। तो किसको प्रेफर करोगे आप? शिष्टाचार को कि सुविधा को? शिष्टाचार को।
तभी हम वास्तव में बड़े हुए हैं, परिपक्व हुए हैं, मैच्योर हुए हैं जीवन में, जब हमने शिष्टाचार को स्थान दिया सुविधा के ऊपर। और वो लोग जो हमेशा सुविधा को जीवन में तवज्जो देते हैं शिष्टाचार के ऊपर, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते। तो ये वही लिखा है कि जीवन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक मुख्य बात ये है कि हम अपने जीवन में प्रॉपर्टी को हमेशा ऊपर रखें। प्रॉपर्टी किसका स्थान ले, किसको सुपरसीड करे? कन्वीनियंस को। अभी तक तो हम अपनी सुविधा के गुलाम थे, पर अब हम प्रॉपर्टी, शिष्टाचार, नैतिकता को ऊपर रख रहे हैं। Because we expected the president to have a great sense of propriety, we were all shocked when his wrongdoings became public. हम तो हमारे राष्ट्रपति से ये उम्मीद कर रहे थे, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी आशा ये थी कि उसमें एक बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होगी, नैतिकता होगी, बहुत ज्यादा शिष्ट होगा वो। लेकिन हम हैरान रह गए। We were all shocked. हम हैरान रह गए, हम एकदम शॉक्ड रह गए, जैसे हमें कोई करंट लगा हो, जब उसकी रॉन्ग डूइंग्स, जब उसकी बुरी हरकतें सबके सामने उजागर हो गई, पब्लिक में आ गई। When his wrongdoings became public मतलब उसकी सारी गलतियां सबके सामने आम हो गई, सामान्य हो गई, उसके सबके सामने सबको दिख गई, तो हम सब दंग रह गए। हम तो राष्ट्रपति से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें प्रॉपर्टी होगी। अब है रिकंसाइल। दो शब्द बचे हैं, रिकंसाइल और स्मदर। तो रिकंसाइल शब्द का मतलब होता है संधि कर लेना। मैंने आपको बताया था समझौता कर लेना, हर वक्त प्रतिशोध की आग में ना वो होना पागल। संधि कर लेना, सामंजस्य बैठा लेना, समन्वय बैठा लेना, दोबारा से मैत्री कर लेना, यानी अपने जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको रेस्टोर कर लेना, दोबारा वैसे हो जाना जैसे पहले थे। जैसे यहां देखिए, द टू ब्रदर्स रिकंसाइल्ड आफ्टर अ बिटर फाइट। बिटर मतलब बहुत ही ज्यादा एसर्बिक, बहुत ही ज्यादा कड़वाहट भरी। बिटर जैसे मिर्च खाते हो, बिटर होती है एकदम, वैसी लड़ाई हो गई, कड़वी एकदम, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। लेकिन दोनों भाइयों ने क्या कर लिया? फिर रिकंसाइल कर लिया। ठीक है। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू रिकंसाइल साइंस एंड रिलीजियन। अब यहां पे देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है ये, कि विज्ञान और धर्म के बीच में हमेशा लड़ाई रहती है, और दोनों के बीच में रिकंसाइल करना बड़ा डिफिकल्ट है, दोनों के बीच में। तो साइंस ऊपर है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं धर्म ऊपर है, कुछ कहते हैं हमारे धर्म महाविज्ञान है, कुछ कहते हैं धर्म साइंस के आगे कुछ नहीं है। तो लोगों में हमेशा से एक ये कशमकश चलती रहती है, खींचातान चलती रहती है। तो दोनों के बीच में क्या रिकंसिलिएशन संभव नहीं है? क्या दोनों रिकंसाइल नहीं कर सकते? क्या धर्म और विज्ञान आपस में संधि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसा हुआ है। आपको एक उदाहरण देता हूं। एक रामानुजम करके गणितज्ञ थे, जिन्हें भारत का सबसे महान गणितज्ञ कहा जाता है। ये रोज सुबह उठ के पूजा करते थे। ये प्योर वेजिटेरियन थे, शाकाहारी थे। ये जो तमिलनाडु की एक फेमस गॉडेस हैं, माता हैं, उनकी पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे। वो भी कहाँ, जब इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, वहां पे सुबह उठ के रोज पूजा करना। तो ये क्या है? ये धर्म और विज्ञान को, दोनों को तवज्जो देना है। एक साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े रिसर्च करे, बड़ी बड़ी थ्योरी दी। वो अपनी प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में घोड़े की नाल टांगते थे, और लोग उनसे कहते थे आप वैज्ञानिक होकर इन सब बातों पर विश्वास करते हो? तो वो कहते थे क्या दिक्कत है? मुझे किसी ने नहीं कहा कि साइंस या रिलीजन में से किसी एक को चुनना है, मुझे किसी ने नहीं कहा। दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया जा सकता है, दोनों के बीच में सामंजस्य हो सकता है, दोनों के बीच में संधि हो सकती है। तो यहाँ पे सिनोनिम देखिए, समानार्थी शब्द देखिए, रीयूनाइट, दोनों को एकजुट कर देना। संधि कर लेना मतलब रीयूनाइट हो गए, उनमें दोबारा यूनिटी हो गई, एकता हो गई, रीयूनाइट। हार्मोनाइज, हार्मोनाइज मतलब एक सुर में आना। तो दोनों मतलब एक दूसरे के अनुसार हो गए, दोनों में लय आ गई, दोनों लयबद्ध हो गए, दोनों हार्मोनाइज हो गए, दोनों में शांति हो गई, दोनों में संधि हो गई। कंसिलिएट, एक ही बात है, रिकंसाइल या कंसिलिएट। कम टू टर्म्स विद, कम टू टर्म्स विद का मतलब होता है अगेन, दे बोथ केम टू टर्म्स विद ईच अदर, दोनों ने संधि कर ली, दोनों में समझौता हो गया। बरी द हैचेट, ये बड़ा अच्छा मुहावरा है, बरी द हैचेट। बरी द हैचेट मतलब जो भी पुरानी चीज है उसे भूल जाओ, पुरानी चीज पे मिट्टी डाल दो, बरी द हैचेट, आगे का सोचो। और इसका उल्टा क्या होगा? डिसएग्री। मत करो संधि एक दूसरे से, वही डिसएग्रीमेंट करो, एक दूसरे के साथ लड़ाई करो, दोबारा वो सब करो, तो वही डिसएग्री। इसका उल्टा हो गया एग्री, यानी एक मत में आना, एक सुर में आना। क्लियर? तो बहुत अच्छा शब्द है रिकंसाइल। और आखिरी शब्द है आज का स्मदर। स्मदर मतलब दम घोंटना।
अब देखो, दम घोंटना यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि दम घोंटना मतलब मैं किसी का तकिया लेके और दम घोंट रहा हूँ। हाँ, वो भी स्मदर ही है, ऑक्सीजन की कमी हो गई और वो घुट के मर गया, एक वैसे भी तो घुटना होता है। माई अनएम्प्लॉयमेंट इज स्मदरिंग मी एवरी डे। मेरी बेरोजगारी से मेरा रोज दम घुटता है, तो मेरी मेरी बेरोजगारी से मेरा रोज दम घुटता है, वो मुझे स्मदर करती है। तो जरूरी नहीं है चीजों को आप सिर्फ एक फिजिकल सेंस में यूज करो कि भाई ऑक्सीजन की कमी काट देना, सिर्फ तभी घुटन होती है। नहीं, मुझे वैसे अंदर अंदर घुटन होती है। किसी ने मेरी ऑक्सीजन नहीं छीनी मेरे से, मैं आज भी सांस ले रहा हूं, लेकिन मैं एक मृत समान ही हूं। तो उस सेंस में भी इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है। मैं चोक हो रहा हूं। वो स्कूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, हर दिन मैं अपने आप को चोक्ड फील करता था, यानी घुटन में, स्ट्रैंगल, जैसे मेरा किसी ने गला दबा दिया हो। स्ट्रैंगल मतलब गला दबा देना, घोट देना किसी को, एकदम सफोकेट कर देना, सांस ही ना आने देना एकदम किसी को। तो मैं वहां कॉलेज में, क्योंकि मैं अपनी पसंद का पढ़ाई नहीं कर रहा था, रोज कैसा फील करता था? सफोकेटेड, स्ट्रैंगल्ड, चोक्ड, घुटन, दम घुटता था मेरा। और इसका उल्टा क्या होगा? वेंटिलेट, किसी चीज को हवादार बनाना। वेंटिलेटर, आजकल वेंटिलेटर बहुत चल रहा है। वेंटिलेटर क्या करेगा? आपके नकली फेफड़ों को बोलते हैं वेंटिलेटर। जब कोरोना वायरस में फेफड़े काम नहीं करते तो क्या लगाओगे? नकली फेफड़े, यानी वेंटिलेटर। तो वो आपके शरीर को हवा देंगे, घोटेंगे नहीं, उल्टा काम करेंगे, यानी हवा देंगे, हवादार। मेरे कमरे में क्या होनी चाहिए? वेंटिलेशन। 4-5 खिड़कियां होनी चाहिए, वेंटिलेशन होनी चाहिए, हवादार। फॉस्टर, फॉस्टर मतलब पालन पोषण करना। पालन पोषण करना, किसी को पाल के बड़ा करना, प्यार ममता देना, फॉस्टर करना। नर्चर करना, जैसे आप एक पौधा लगाते हो, उसे रोज खाद और बीज डालते हो, ठीक है, रसायन डालते हो, क्या कर रहे हो? नर्चर कर रहे हो, पालन पोषण कर रहे हो। तो या तो किसी को आप घोंट दोगे एकदम, या किसी को सपोर्ट करोगे, किसी को फॉस्टर करोगे, नर्चर करोगे, राइट। नेबर्स ट्राई टू स्मदर द फ्लेम्स विद अ ब्लैंकेट। जो मेरे पड़ोसी थे, अब आग लग गई, फ्लेम्स उठ रहे थे, अंगारे उठ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया? एक ब्लैंकेट ले ली, एक रजाई ले ली, कंबल ले लिया, और उससे उस आग को बुझाने की कोशिश करी, यानी स्मदर करने की कोशिश करी। द फॉरेन डेट ऑफ इंडिया इज बिगनिंग टू स्मदर द रिफॉर्म प्रोसेस। भारत की जो विदेशी उधार है, भारत का इतना ज्यादा हो गया है कि अब भारत की अर्थव्यवस्था को वो स्मदर कर रहा है, यानी घोट रहा है। हमारा जो रिफॉर्म प्रोसेस है, हमारी जो इकोनॉमी में तब्दीली है, उसको वो स्मदर कर रहा है, उसकी आड़े आ रहा है, अड़चन डाल रहा है। इस सेंस में भी स्मदर यूज कर सकते हो, ठीक है, या बहुत जनरल सेंस में यूज कर सकते हो। जैसे उन्होंने मेरे अंकल को धमकी दी कि वो उसे स्मदर कर देंगे प्लास्टिक बैग से, यानी मेरे अंकल को जान से मारने की धमकी दी। मेरे अंकल को यह कहा कि प्लास्टिक बैग ले आएंगे और आपको घोट के मार देंगे। तो ये तो डायरेक्ट यूज हो गया। लेकिन जनरली स्मदर का यूज डायरेक्ट नहीं होता, इनडायरेक्ट ही होता है, जैसा कि आपने सेंटेंस में देखा। अब हम करते हैं आज का पैरा। पहले खुद अभ्यास करिए, ये बात हमेशा याद रखिए, पहले खुद अभ्यास करना है। चलिए, दिस इज द न्यूज ऑफ लास्ट ईयर व्हेन एन एम्प्रेसारियो ऑर्गेनाइज्ड अ कांग्रीगेशन। ये पिछले साल की बात है, ये पिछले साल की न्यूज है। क्या हुआ था पिछले साल? एक एम्प्रेसारियो, एक आयोजक ने क्या ऑर्गेनाइज किया था? एक कांग्रीगेशन, एक जन समूह ऑर्गेनाइज किया था। अब ये कुछ भी हो सकता है, कॉन्सर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एन इम्पर्टिनेंट मैन ऑल्सो अटेंडेड दैट गैदरिंग। उस गैदरिंग में, उस सभा में एक इम्पर्टिनेंट व्यक्ति भी आ गया, एक अशिष्ट व्यक्ति आ गया, रूड, एरोगेंट, अहंकारी व्यक्ति आ गया, असभ्य व्यक्ति, जाहिल व्यक्ति भी आ गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण था। दैट मैन्स आर्च एनिमी वॉज ऑल्सो देयर। और एक तो ये पहले ही अशिष्ट व्यक्ति था, असभ्य था, और दुर्भाग्यपूर्ण, एक और चीज दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गई कि उस व्यक्ति का जो आर्च एनिमी था, कट्टर दुश्मन, वो भी वहां मौजूद था। और उन दोनों के बीच वेंडेटा की बहुत लंबी हिस्ट्री थी, एक दूसरे के प्रति लड़ाई करने की, प्रतिशोध लेने की, वेंजेंस, बदला लेने की, बहुत लंबा इतिहास था दोनों के बीच में। और उस दिन भी यही हुआ। ऑन दैट डे टू दे बोथ स्टार्टेड फाइटिंग, और वो दोनों वहां पे लड़ने लगे। द एम्प्रेसारियो cautioned them to conduct themselves with propriety and reconcile with each other if possible। जो आयोजक था उसने दोनों को चेतावनी दी। कॉशन करना मतलब चेतावनी देना। दोनों को चेतावनी दी कि वो अपने आप को कैसे कंडक्ट करें, यानी उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए? प्रॉपर्टी वाला, कि वो तमीज से पेश आए, अपने आप को कंडक्ट करें प्रॉपर्टी के साथ, शिष्टाचार के साथ, और हो सके तो संधि भी कर लें। इफ पॉसिबल रिकंसाइल विद ईच अदर, और संधि कर लें। लेकिन उसके विपरीत, ऑन दी कॉन्ट्ररी, दे स्टार्टेड ग्रैपलिंग विद ईच अदर। लेकिन उसके विपरीत वो एक दूसरे से ग्रैपल करने लगे, यानी गुत्थम गुत्था करने लगे। ग्रैपल मतलब एक दूसरे को पकड़ने लगे, गुत्थम गुत्था मतलब लड़ाई हो गई दोनों में।
इन द एंड द यंगर वन स्मदर्ड द अदर इन अ फ्रेंजी। इन अ फ्रेंजी मतलब एकदम पागल हो जाना गुस्से में, गुस्से की सीमा सारी जब क्रॉस हो जाती है, एकदम फ्रेंजी, तो उसमें उसने उसको स्मदर कर डाला, यानी उसको मार डाला घोट के। पहले गुत्थम गुत्था हुई और अंत में जो छोटे वाला था यंगर वन, उसने बड़े वाले को स्मदर कर दिया, उसको घोट के मार दिया इन अ फ्रेंजी, एक बिल्कुल फ्रेंजी में आके, एक बिल्कुल ना समझी में आके। तो ये था आज का पहरा। और फाइनली अब 30 सेकंड और लेंगे और अब हम करेंगे क्वेश्चन। तो कॉन्ग्रीगेशन का उल्टा शब्द क्या है? ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन मतलब जन समूह, इसका उल्टा शब्द, इसका उल्टा हो गया सिक्लूजन, यानी कि अलग हो जाना, राइट, बिल्कुल अलग हो जाना। ये जो वर्ड है पेरिश्योनर, पेरिश्योनर मतलब होता है जब लोग चर्च में इकट्ठा हो जाते हैं, उसे पेरिश्योनर बोलते हैं। चूज द वर्ड दैट गिव्स द सिमिलर मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, कामनेस मतलब शांत, सेरेनिटी मतलब वही शांत, क्वाइट्यूड मतलब भी शांत, डेकोरम मतलब डिसिप्लिन, तो आंसर है डेकोरम। प्रोप्राइटी मतलब शिष्टाचार, अनुशासन, डेकोरम। नेक्स्ट, इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट का उल्टा शब्द क्या है? इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मतलब क्या होता है? असभ्य है, अशिष्ट, तो इसका उल्टा क्या हो गया? इनएपोजिट मतलब अनुपयुक्त, तो ये तो वो हो गए, एकदम सिनोनिम हो गए, इम्पर्टिनेंट और इनएपोजिट, अनुपयुक्त। इनएप्रोप्रिएट भी अनुपयुक्त। इररेशनल मतलब जो तार्किक ना हो, तर्क संगत ना हो, तो आंसर हो गया डी, जीनियल, यानी कि फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण। आर्च एनिमी यानी सबसे कट्टर दुश्मन, उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या होगा? कोई दोस्त होगा, यानी कि कमराडरी, कमराडरी मतलब घनिष्ठता, मैत्री, सौहार्द, राइट। उसके बाद स्मदर, स्मदर का समानार्थी शब्द, स्मदर मतलब घोंट देना, दम घोंट देना किसी का, तो समानार्थी शब्द क्या हो गया इसका? वेंटिलेट मतलब हवादार, फोस्टर मतलब केयर करना, नर्चर मतलब केयर करना, तो आंसर हो गया स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल मतलब अगेन किसी को घोट देना। तो मेरे समझाने से पहले खुद कोशिश किया करो। यह था हमारा वीडियो नंबर 7, मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो नंबर 8 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ ऐप।